हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम नया टॉपिक आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम इसके अंतर्गत करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, तो हम उनको यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अभी हाल ही के करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन हैं तो हम एक एक करके देखेंगे, इनको समझने का प्रयास करेंगे। जो संभावित एग्ज़ाम है, जो होने वाले एग्ज़ाम है, चाहे फिर वो वनडे एग्ज़ाम हो या स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हो, सभी के लिए यहाँ से ये करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, है ना। क्योंकि ये हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो हम इन्हीं को आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये हमारे शिव क्लासेस की ओर से यह हमने जो करंट अफेयर्स की ये सीरीज़ अब स्टार्ट किए हैं। तो इसके अंतर्गत हम जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, सेगमेंट्स हैं, हम सभी को यहाँ पर कवर करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अभी हाल ही में भारत नेपाल ने कौन सा संयुक्त अभ्यास प्रारंभ किया है? तो इसमें जो पहला ऑप्शन है मित्र शक्ति 23 है, वज्र प्रहार 23 है, आस्ट्रो हिंद 23 और सूर्य किरण 23। तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारत और नेपाल के बीच कौन सा संयुक्त अभ्यास संपन्न किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह सूर्य किरण 23 है। ठीक है, कौन सा है राइट आंसर? सूर्य किरण 23। तो इससे पहले जान लेते हैं कि जो मित्र शक्ति है, तो ये मित्र शक्ति किसके किसके बीच का है? तो मित्र शक्ति जो है वह इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। किसके बीच में? इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, और वज्र प्रहार जो है, तो वज्र प्रहार किसके बीच में है? यह इंडिया और यूएसए के बीच में है। ठीक है, ऑस्ट्रो हिंद किसके बीच में है? तो ऑस्ट्रो हिंद जो है, तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यह जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बीच में संपन्न किया जाता है। ठीक है, सूर्य किरण 23 है, तो यह भारत और नेपाल के बीच किया जाता है। ठीक है, सबसे बस जानते हैं कि जो सूर्य किरण है तो ये कौन से क्रम का है? तो यह 17वें क्रम का है। ठीक है, 17वें क्रम का। और इसको कौन सी रेजिमेंट के द्वारा इसको संपन्न किया जा रहा है? तो वह कौन सी रेजिमेंट है? कुमायूं रेजिमेंट के द्वारा, कुमायूं रेजिमेंट के द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। ठीक है, प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही और भी कई सारे युद्धाभ्यास हैं जो कई सारे देशों के बीच में संपन्न किए जाते हैं भारत के साथ। तो जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट कि जैसे कॉजिंद है, तो कॉजिंद किसके बीच? इंडिया और कजाकिस्तान के बीच। किसके बीच? कजाकिस्तान के बीच। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसके साथ ही स्टालिक है ना, तो स्टालिक किसके बीच का है? स्टालिक जो है वह इंडिया और उज्बेकिस्तान के साथ, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मालाबार है, तो मालाबार किसके बीच होता है? यह एक क्वाड के साथ। तो क्वाड के साथ कौन कौन सी कंट्री आती हैं? तो हमारा इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, और साथ ही यूएसए है। इसके बाद नेक्स्ट बोगो सागर। तो बोगो सागर किसके बीच में संपन्न होता है? बोगो सागर, तो बोगो सागर जो होता है तो इंडिया और बांग्लादेश के साथ। ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। एकूबेरिम है ना, तो एकूबेरिम किसके साथ होता है? तो एकूबेरिम इंडिया और मालदीव्स के साथ। ठीक है, मालदीव्स के साथ। ठीक है, और नोमैडिक एलिफेंट किसके बीच होता है? नोमैडिक एलिफेंट, तो ये किसके बीच होता है? इंडिया और मंगोलिया के साथ। ठीक है, तो इसमें आपके बहुत सारे फैक्ट्स हैं
जो कवर हो गए। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बच्चों में श्वसन संबंधी बीमारी H9N2 है ना, तो अभी हाल ही में बच्चों में श्वसन संबंधी बीमारी H9N2 का प्रकोप कहाँ देखा गया है? तो ऑप्शन है, एक चीन है, मंगोलिया है, उत्तर कोरिया है और ऑस्ट्रेलिया। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो वह होगा चीन होगा। कौन सा है राइट आंसर? चीन है। तो जानते हैं H9N2 के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है H9N2 के बारे में। तो यह H9N2 जो है, तो यह है चीन में एक ऐसा श्वसन संबंधी बीमारी अभी देखने को मिली है। तो इसका जो प्रकोप है तो सबसे ज़्यादा चीन में देखा गया है। तो यह बच्चों में श्वसन संबंधी बीमारी है, जैसे कि न्यूमोनिया हो गया। इसमें सबसे ज़्यादा जो सफ़र करते हैं तो बच्चे करते हैं, न्यूमोनिया की तरह इसमें लक्षण दिखते हैं। ठीक है, तो यह जो अभी H9N2 जो है, तो इसको WHO को चीन ने ये रिपोर्ट सौंपी है। ठीक है, तो भारत सरकार ने भी अभी हाल ही में गाइडलाइन प्रकाशित की है कि अभी ऐसी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर हमें ऐसा कुछ लगेगा कि यह काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो रही है तो उसके लिए हम एक्शन लेंगे। ठीक है, इसके साथ ही एवियन, ये जो वायरस है एवियन इन्फ्लुएंजा है ना, इन्फ्लुएंजा के समान ही है, जो कि खांसी जुकाम से संबंधित होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है H9N2। तो इसका प्रकोप कहाँ देखा गया? तो सबसे ज़्यादा चीन में देखा। इसके अलावा भी कुछ और भी जो वायरस हैं, जैसे कि वायरस है तो वायरस का नाम है H9N2। ऐसे कुछ अन्य वायरस भी हैं, जैसे कि अगर देखें तो जो H1N1 है, तो H1N1 किससे संबंधित है? स्वाइन फ्लू से। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि यह किससे संबंधित है, तो स्वाइन फ्लू से। ठीक है, H5N1 किससे संबंधित है? तो H5N1 बर्ड फ्लू से संबंधित है। किससे संबंधित है? बर्ड फ्लू से संबंधित है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, BBC की 100 सबसे प्रेरक और प्रभावशाली वीमेन सूची 2023 में शामिल है। तो इसमें कौन कौन शामिल है? तो पहला है अभिनेत्री दिया मिर्जा, सेकंड है क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर हैं, फोटोग्राफर आरती कुमार राव हैं और उपर्युक्त सभी। तो अभी हाल ही में तो इसमें विश्व की सबसे 100 शक्तिशाली, सबसे प्रेरक और प्रभावशाली वीमेन सूची को इसमें प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, तो यह कौन प्रकाशित करता है रिपोर्ट को? BBC करती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा? उपर्युक्त सभी। तो इसमें इंडिया की ऐसी 4 महिलाओं को उनको शामिल किया गया है जो सबसे प्रेरक और प्रभावशाली वीमेन सूची में उनके नाम शामिल है। तो इसमें 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है ना, 4 भारतीय महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। तो इसमें जो पहला है वह कौन है? एक दिया मिर्जा है ना, दिया मिर्जा। ठीक है, दिया मिर्जा। तो ये कौन है? किसकी हेड है? पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की, है ना, पर्यावरण जलवायु मंत्रालय की इस टाइम पे ये हेड है। तो हरमनप्रीत कौन? क्रिकेट से संबंधित हैं। फोटोग्राफर आरती कुमार राय हैं। ठीक है, आरती कुमार राव फोटोग्राफर से संबंधित, ये फोटोग्राफर है। जो तेनजिंग पालमो हैं, तेनजिंग पालमो, तो तेनजिंग पालमो जो हैं, तेनजिंग पालमो, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, है ना, बौद्ध धर्म की अगुवाई कर रहे हैं। ठीक, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमेशा एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि BBC के जो अभी 100 वीमेन सूची जो जारी की गई है पूरे विश्व की, तो उसमें इंडिया की कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? तो कितनी महिलाओं को शामिल किए गए हैं? 4 महिलाओं के।
है ना, जिसको हमने बताने का प्रयास किया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 19वीं राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाने की इसकी जो संभावना है 100% है कि 19वीं 79 राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी कौन है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, तन्वी खन्ना है, अनाहत सिंह है, ज्योत्सना चिनप्पा है, दीपिका पल्लिकल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा है? अनाहत सिंह है। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्क्वैश जो चैंपियनशिप 2023 की है, तो इसका ये कौन सा क्रम है? 79th है, 79वां है। ठीक है, कहाँ हो रहा है? तो यह कहाँ हो रहा है? चेन्नई में हो रहा है। हम पूछा जा सकता है आपसे कि ये जो राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप है 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो चेन्नई में हुआ। ठीक है, अनाहत सिंह जो हैं, तो अनाहत सिंह क्या है? इसके विजेता है ना। ये कितने साल के हैं? 15 साल के। ठीक है, कितने साल के हैं? 15 साल के। ठीक है, तो सबसे युवा महिला, तो यह कौन से नंबर के हैं? ये दूसरे नंबर के। सबसे युवा महिला है, तो सबसे युवा महिला है वह कौन है? ज्योत्सना चिनप्पा। इनकी जो एज है वह 14 वर्ष है ना। कितनी है? 14th ईयर। तो इसमें अगर पूछा जाए कि जो 79th राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप है, तो 2023 का खिताब जीतने वाली प्रथम सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी कौन है? तो वह है ज्योत्सना चिनप्पा। और अगर दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी है तो वह है अनाहत सिंह, जो 15 साल की है ना। और जो पहली है वह ज्योत्सना चिनम्मा है, वह 14 वर्ष की है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसके बाद नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली पूर्व महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी का निधन कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, केरल है, तमिलनाडु, गोवा, गुजरात है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इसका जो है वह है केरला। तो केरल में भारत के सुप्रीम कोर्ट की, तो जो फातिमा बीबी हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की पहली पूर्व महिला न्यायाधीश थी। ठीक है, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, तो फातिमा बीबी केरल से हैं। ठीक है, तो निधन कहाँ हुआ है? तो उनका जो निधन हुआ है केरल में हुआ है। यह सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला है ना, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। कब बनी थी? तो 1989 में बनी। बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इसके बाद हम इससे और भी कुछ महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंस कुछ फैक्ट्स हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो इसमें हम जान लेते हैं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई है? तो 28 जनवरी है ना, 28 जनवरी 1950 से हुई है ना। ठीक है, इसके जो 15th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो कौन है? जे डी वाई चंद्रचूड़ है ना, चंद्रचूड़ है। सुप्रीम कोर्ट से जो रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, तो आर्टिकल्स 124 से 147 तक दिया गया है। ठीक है, अभिलेख न्यायालय कितने हैं भारत में? तो अभिलेख न्यायालय कुल कितने हैं? अभिलेख न्यायालय 129 हैं। कितने हैं? 129 हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में किसने भारत में अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, कनाडा है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उत्तर कोरिया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वह कौन सा होगा? अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान ने अभी हाल में अपने जो राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद कर दिया है। इसका रीज़न क्या है बंद करने का? तो
वह इसलिए बंद किया कि भारत सरकार की ओर से, है ना, भारत सरकार की ओर से उसे मिल रही चुनौतियों की वजह से उन्होंने अपना जो राजनयिक मिशन है उसको पूरी रूप से पूर्णतः पूरा बंद कर दिया। ठीक है, भारत में दूतावास को स्थायी रूप से बंद करेगा। ठीक है, तो यह कब से प्रभावी होगा? तो यह प्रभावी होगा 23 नवंबर से, है ना। तो एग्जाम में हमें पूछा जा सकता है कि भारत में अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की जो घोषणा की है तो किसने किया है? तो वह अफगानिस्तान ने किया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पहली बार कौन से खेलों के आयोजन की घोषणा की है ना। जो केंद्रीय खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर ने, तो उन्होंने पहली बार कौन से खेलों का आयोजन करने की घोषणा की है? तो वह ऑप्शन में दिया गया है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया जनजाति गेम। तो ये 4 ऐसे खेल हैं, तो इनमें से किसी एक खेल की उन्होंने पहली बार इनको आयोजन करने की घोषणा की है। तो वह कौन सा गेम है? तो वह है खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जाने की जो संभावना है बहुत ज़्यादा है ना। तो पहली बार इसका आयोजन किया गया है दिसंबर 2023 में, है ना। किसके द्वारा किया गया है? अनुराग ठाकुर के द्वारा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जो कि क्या है? एक खेल मंत्री हैं, है ना, खेल मंत्री हैं। ठीक है, तो यह कहाँ होंगे? यह जो संपन्न होंगे तो नई दिल्ली में होंगे। कहाँ पे होंगे? नई दिल्ली में। ठीक है, और नई दिल्ली में ही क्या संपन्न किए जा रहे हैं? 7 पैरा गेम्स भी, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एशियाई गेम है ना, तो एशियाई गेम के बारे में जान लेते हैं। तो अभी जो हुआ था तो 19th क्रम का हुआ था, है ना। 19th क्रम में कहाँ हुआ था? तो यह चीन के कहाँ पे? होंगझाऊ, है ना, होंगझाऊ शहर में। ठीक है, भारत की जो इसमें रैंक थी, है ना, इंडिया रैंक, वह कौन सी थी? 4th थी। ठीक है, कुल पदक कितने प्राप्त किए? तो 107। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का संबंध किससे है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह किससे संबंधित है? तो नारियल, ऑप्शन जो दिया गया है, नारियल है, ठीक है, नाव है, बैल है, भैंस है। तो यह है नम्मा कंबाला प्रतियोगिता, जो अभी काफ़ी चर्चित रहा है। तो इसमें पूछा गया है कि ये किससे संबंधित है? तो ये भैंस से संबंधित है। किससे? बफेलो, भैंस से संबंधित है। ठीक है, तो यह नम्मा कंबाला, तो नम्मा जो कंबाला है, नम्मा कंबाला, ठीक है, तो यह जो है क्या है? एक कंबाला नाटक है। ठीक है, कहाँ है? तो यह कर्नाटका में संपन्न हुआ है। कहाँ पे? कर्नाटक, जबकि बेंगलुरु में, है ना, ये पहली बार हुआ था, पहली बार संपन्न हुआ था, है ना। तो इसमें क्या होता है नम्मा कंबाला में? तो इसमें क्या होती है? भैंसों की दौड़ की जाती है, भैंसों की दौड़ होती है। ठीक है, भैंसों की दौड़ होती है ना। और इसका जो ट्रैक होता है तो कैसा होता है? कीचड़ युक्त होता है ना, ताकि अगर गिर जाएं तो उनको कोई डैमेज ना हो। तो कीचड़ युक्त ट्रैक होता है। ठीक है, कीचड़ युक्त ट्रैक होता है। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के बाद आयोजन किया जाता है। इसका जो आयोजन किया जाता है, तो आयोजन कब किया जाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून के बाद, है ना, मानसून के बाद इसका आयोजन किया जाता है। तो उत्तर पूर्व मानसून कब होता है? तो उत्तर पूर्व मानसून जो होता है
वह लौटता हुआ मानसून होता है, और जो दक्षिण और पश्चिम होता है, साउथ और वेस्ट, तो यह कब आता है? जून के महीने में, है ना, मई लास्ट जून के बीच में स्टार्ट हो जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहाँ हुआ? ऑप्शन है ए सिक्किम है, ऑप्शन बी उड़ीसा है, ऑप्शन सी तेलंगाना है, ऑप्शन 4 गोवा है। तो ये कहाँ पे हुआ है? तेलंगाना में। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर इस चैनल में पहली बार आप विजिट किए हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, है ना, सब्सक्राइब करें और कमेंट आप शेयर करें आपके अपने जो डाउट्स हैं, तो हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही हमारा प्रयास है कि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको स्कोर कर सकें, और अच्छी कंटेंट के साथ आपको ऐसे वीडियो हम आगे भी प्रोवाइड करते रहेंगे, है ना। तो क्या है कि जो ये 3D मुद्रित मंदिर है का इसका अनावरण हुआ है, तो वह तेलंगाना में हुआ है, ठीक है। तो यह आपको पता होना चाहिए कि विश्व का पहला 3D मुद्रित डाकघर, है ना। तो डाकघर कहाँ पे हुआ था? तो वह बेंगलुरु में, है ना, बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु में। इसके साथ ही विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर, है ना, तो कहाँ पे हुआ था? तेलंगाना में, है ना। जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ, तो वह कहाँ पे अनावरण हुआ? तेलंगाना में, ठीक है। कहाँ पे? कौन से ज़िले में? तो कौन से ज़िले में? तो सिद्दीपेट ज़िला में। इसमें 3 जो हैं गर्भगृह हैं, 3 गर्भगृह हैं। किसके? तो भगवान गणेश हैं, भगवान गणेश, महादेव और पार्वती के, ठीक। इसके साथ ही जानते हैं कि जो भारत के बाहर सबसे बड़ा जो मंदिर है, तो कौन से हैं? पहला अंकोर वट। ये ऐसे मंदिर हैं जो अपने भारत से बाहर हैं, तो ये कहाँ है? कंबोडिया में, है ना, कंबोडिया में, ठीक है। सेकंड न्यू जर्सी, तो न्यू जर्सी कहाँ पे है? USA में है ना। यहाँ किसका जो मंदिर है? तो यहाँ मंदिर है सत्यनारायण जी का, है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमेशा एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आईसीसी ने किस देश के खिलाड़ी मार्लन सैमुअल्स पर 6 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो जो आपके सामने ऑप्शन है, पहला ए है नीदरलैंड है, बी है बांग्लादेश है, ठीक है, जिम्बाब्वे है, सी नंबर जिम्बाब्वे है, और डी नंबर वेस्ट इंडीज़ है ना। तो कौन से देश पर लगाया है? तो किस देश का खिलाड़ी है? तो वह है वेस्ट इंडीज़ के मार्लन सैमुअल्स। तो इन पर 6 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वो किस देश से बिलोंग करते हैं, तो वह बिलोंग करते हैं वेस्ट इंडीज़ से। इसके साथ जानते हैं मार्लन सैमुअल्स के बारे में। तो बैन लगाया गया है, तो बैन लगाया गया है 6 साल के लिए, ठीक है। जो कौन लगाया है? तो ICC ने लगाया है। तो इस पर क्यों लगाया गया है? तो यह इसलिए लगाया गया है कि इन्होंने क्या किया है? भ्रष्टाचार विरोधी कानून का उल्लंघन किया है ना। भ्रष्टाचार विरोधी कानून का इन्होंने उल्लंघन किया है ना। तो इसकी वजह से इन पर 6 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। तो और भी जान लेते हैं कि जो अभी हाल ही में जो ICC पुरुष वर्ल्ड कप हुआ था, वनडे वर्ल्ड कप हुआ था 2023 का, तो इसमें जो वेस्ट इंडीज टीम थी वो क्वालिफाई नहीं कर पाई थी,
यह क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, ठीक है। इसकी वजह से यह लास्ट में क्वालिफाई न करने की वजह से मैच में शामिल नहीं हो सकी। तो वेस्ट इंडीज़ ने अभी तक कुल 2 बार वर्ल्ड कप जीती है ना। वर्ल्ड कप क्वालिफाई की है। तो कब कब की है? 1975 में की है और 1979 में। 1979 में अभी तक इन्होंने कुल 2 बार वर्ल्ड कप अपने नाम किया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज कहाँ की गई है? तो कहाँ पे की गई है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर है, गुजरात है, पंजाब है, महाराष्ट्र है। तो कहाँ की गई है? पंजाब में की गई है। कहाँ पे की गई है? पंजाब में की गई है, ठीक है। इसके साथ ही हाल ही में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाल ही में अग्नि पहल किसने प्रारंभ की है? ठीक है। तो अग्नि पहल किसने प्रारंभ की है? तो ऑप्शन ए है केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने, ठीक है। ऑप्शन बी है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। नंबर सी है, ऑप्शन सी है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। ऑप्शन डी है भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड। तो इस किसने स्टार्ट किया है? तो इसको जो स्टार्ट किया है केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर लाए थे आपके सामने, तो यह सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपके साथ ऐसे सीरीज़ लेकर आएंगे जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों शिव क्लासेस की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू लेक्चर के साथ और न्यू वीडियो के साथ। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट आगे भी आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन की हम सीरीज़ लेकर आएंगे जो आपको एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाइड करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।